क्लास 10th साइंस लेसन 3 आज हम देखने वाले हैं, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल नॉन मेटल। ठीक है, अभी तक इस लेसन को मैंने बनाया नहीं, आज फर्स्ट पार्ट इसका लेकर आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेसन को। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, लेसन 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इन क्लास 9th यू हैव लर्नड दैट वेरियस एलिमेंट, मतलब हमने बहुत सारे एलिमेंट के बारे में क्लास 9th में पढ़ा था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था आप लोगों को मैंने लेसन 3 और 4 में, है ना। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, बहुत सारी चीज़ें क्लियर की थी। यू हैव सीन दैट एलिमेंट कैन बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने आज तक देख रखे हैं, उनके अंदर हम उनको मेटल्स और नॉन मेटल की रेंज में रख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनके प्रॉपर्टीज या उनके गुण के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे मेटल क्या होता है, तो हम लोग बताएंगे कि मेटल होता क्या है, उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके हिसाब से बताएंगे कि ये मेटल है, और जो मटेरियल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं वो नॉन मेटल है। मतलब हमें पता होना चाहिए मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या पता होना चाहिए, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है। चलिए, think of some uses of metal and non-metal in your daily life. What properties did you think of while categorize element as metal and non-metal? And how are these properties related to the uses of these element? चलिए, ये सब प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, देखना चालू करते हैं। मेटल की बात करें। मेटल्स, द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंसेस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। मतलब चीज़ों को हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम बहुत सारे एलिमेंट में से मेटल को अलग करना चाह रहे हैं कि मेटल क्या होते हैं। तो हमने सोचा सबसे आसान है फिजिकल प्रॉपर्टी समझना, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी को हम देख कर समझ सकते हैं ईजीली। केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ी सी टफ होती है, लैब्स में की जाती हैं। देन स्टडी सम ऑफ द प्रॉपर्टीज। हम कुछ मेटल ले रहे हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक एंड एनी अदर जो आपके पास अवेलेबल हो उनको ले लीजिएगा। टेक सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड नोट देयर अपीयरेंस ऑन ईच सैंपल। और उन सबको ध्यान से देखिए। अपीयरेंस मतलब उनको देखो कैसे दिखाई देते हैं वो। ओके, जैसे पेंसिल कैसे दिखाई दे रही है, इसका अपीयरेंस, उस टाइप से हर एक मेटल को देखिए आपके उनका अपीयरेंस कैसा है। क्लीन द सरफेस, उनकी सरफेस को थोड़ा सा क्लीन कर लीजिए। कभी कभी होता है कि मेटल के ऊपर थोड़ा सा रस्टिंग हो जाती है, तो हर एक मेटल को थोड़ा सा क्लीन करिए बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर। एक सैंड पेपर होते हैं बच्चों, उनसे थोड़ा रब करते हैं तो ऊपर की जो लेयर है वो हट जाती है, तब हमको एक फ्रेश लेयर या फ्रेश अपीयरेंस दिखाई देता है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस शाइनिंग होती है। तो मेटल्स हैविंग शाइनिंग सरफेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। इसको क्या कहते हैं, मेटेलिक लस्टर। यानी मेटल्स कैसे होते हैं, लस्चरस होते हैं। लस्चरस मतलब चमकदार, शाइन करते हैं। मेटल्स क्या करते हैं बच्चों, शाइन करते हैं। आपने बहुत सारे मेटल को देखा होगा, जैसे आप गोल्ड, सिल्वर, ये चीज़ें क्यों पहनते हैं, क्योंकि वो शाइन करते हैं, इसलिए चमकदार होते हैं, इसलिए तो पहनते हैं हम लोग। क्यों पहनते हैं, ठीक है, इसलिए सोना, चांदी, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम इतने ज़्यादा चलते हैं क्योंकि वो शाइनिंग वाले होते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें हैं, पर एक चीज़ ये भी है कि वो शाइन करते हैं। एक्टिविटी सेकेंड, टेक स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। आयरन का, कॉपर का, एल्यूमिनियम का, मैग्नीशियम का कुछ पीसेस लीजिए। ट्राई टू कट दिस मेटल विथ अ शार्प नाइफ। एक बहुत तेज धार वाले शार्प नाइफ से इनको कट कीजिए और फिर अपने ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिएगा। होल्ड, कुछ क्वेश्चन दिया है कि जब आप सोडियम मेटल को कट करना हो आपको, सोडियम को, तो उसको किससे पकड़ना है आपको, पेयर ऑफ टंग से, मतलब चिमटे से पकड़ना होता है। क्योंकि सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है बच्चों, बहुत जल्दी उसमें आग लग जाती है। ठीक है, पुट इट ऑन अ वॉच ग्लास, किसी कांच की ग्लास में रखिए। एंड ट्राई टू कट इट विथ अ नाइफ। और सोडियम को कटते समय ध्यान रखिएगा। आप क्या देखोगे बच्चों कि इनकी जो स्टार्टिंग सरफेस होती है कट करने के बाद बहुत ही चमकदार या फ्रेश होती है।
और एक चीज़ ऑब्जर्वेशन क्या दिखेगा कि मेटल्स को काटना थोड़ा सा टफ होता है ना, सारे मेटल को नहीं लेकिन कुछ को। सो वी विल ऑब्जर्व दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल जनरली कैसे होते हैं, कड़क होते हैं, हार्ड होते हैं। एंड द हार्डनेस वेरीज, हार्डनेस जो है वो एक जैसी नहीं होती है, वेरीज मतलब बदलती रहती है फ्रॉम मेटल टू मेटल। जैसे कि सोडियम बहुत ही सॉफ्ट होता है, मतलब सॉफ्ट का मतलब ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं, पर हाँ नाइफ से कट हो जाता है। लेकिन आप आयरन को, कॉपर को अगर इनको नाइफ से कट करोगे तो बच्चों बहुत प्रॉब्लम होगी, नहीं कट सकते। इनको बहुत ही शार्प टूल होते हैं, उनसे कट करना पड़ता है। ओके, सो क्लास नेक्स्ट एक्टिविटी है आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये इनके कुछ पीसेस लेना है। प्लेस एनी वन मेटल ऑन अ ब्लॉक ऑफ आयरन एंड स्ट्राइक इट 4 और 5 टाइम विथ हैमर। मतलब हर एक मेटल को आपको स्ट्राइक करना है, ठोकना है हैमर से, किसी हथौड़े से। हमें क्या दिखाई देगा, दिखाई नहीं देगा, सुनाई देगा, सॉरी। यू विल फाइंड दैट सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो हम ये देखते हैं कि ये जो मेटल है धीरे धीरे शीट बनने लग जाते हैं। शीट मतलब अगर आप बहुत बड़े से आयरन के टुकड़े को धीरे धीरे हैमरिंग करोगे तो वो पतली पतली शीट, जैसे कि हमने घरों में टीन सेट देखा होगा बच्चों, टीन सेट, टीन की चादर होती है, घरों में यूज़ होती है, बहुत जगह देखी है, वो मेटल की ही बनती है। क्योंकि मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है। मीन्स अगर हम हैमरिंग करें बच्चों तो किसी भी मेटल को, मैक्सिमम मेटल, हर एक तो नहीं कह सकते बच्चों, लेकिन मैक्सिमम मेटल जो हैं वो थिन या पतली पतली शीट बन जाते हैं। जैसे कि पेपर कैसा पतला सा है, देखो बेटा ऐसा पतला सा पेपर है ना, ये इस प्रकार की पतली पतली थिन शीट बन जाती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं मेलायबिलिटी। आपने देखा होगा खाना रैप करने के लिए आजकल एल्यूमिनियम फॉइल चलती है। वो एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है जिसको इतना पतला कर देते हैं कि वो फॉइल बन जाता है पतला सा। उसको हाथ से टीयर कर सकते हैं, अपने हैंड से टीयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं हम लोग। डिड यू नो दैट गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मेलायबल। बच्चों ये जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, ये 1 मार्क के लिए हमेशा क्वेश्चन बनती है, ध्यान रखना। तो मोस्ट मेलायबल मेटल्स कौन हो गए, गोल्ड एंड सिल्वर। ऑलराइट, मैंने कहा था ना कि आप जो ज्वेलरीज बनवाते हैं तो उसमें गोल्ड सिल्वर ज़्यादा क्यों रखते हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो आपको बनाने में हेल्प करती हैं, जिसमें से एक मेलायबिलिटी भी है। बिल्कुल छोटे छोटे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर महंगे होते हैं, आदमी इनको किलो से नहीं खरीदता, इनको ग्राम से खरीदता है। ठीक है, तो इनकी छोटी छोटी बहुत सारे चीज़ें इनसे बनाई जा सकती हैं, इसलिए इनका यूज़ ज़्यादा होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या देखी, मेलायबिलिटी। मेलायबिलिटी क्या होता है, सम मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेलायबिलिटी। आप चाहो तो यहाँ से टिक कर लेना, आप लोग इसको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कंसीडर सम मेटल्स सच एस आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, लेड, विच ऑफ दीज अबव मेटल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ वायर। आपने कभी सुना है कि कॉपर के वायर आते हैं, सुना ही होगा। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कॉपर के वायर्स के थ्रू आती है, या फिर एल्यूमिनियम। आपके घर जब बनते हैं बच्चों तो आपने देखा होगा आयरन की, लोहे की रॉड आती है लंबी लंबी, है ना, आयरन रॉड जिनसे पिलर बनाए जाते हैं घर के अंदर, वो किसकी रॉड होती हैं, आयरन की होती हैं। ठीक है, लेड एक ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, पर इसकी भी रॉड बन सकती है। मीन्स ये हुआ कि हम मेटल्स को पतले पतले वायर में बदल सकते हैं। तो द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये देखिए बच्चों, ये मैंने टिक कर दिया आप लोगों के लिए, डेफिनेशन याद कर लेना। तो डक्टिलिटी मीन्स मेटल्स कैन बी ड्रॉन, ड्रॉन यानी बनाए जा सकते हैं वायर में, पतले पतले वायर मेटल के बन सकते हैं। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। बच्चों गोल्ड इस दुनिया का सबसे डक्टाइल मेटल होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ, 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है ओनली 1 ग्राम गोल्ड से। 1 ग्राम गोल्ड से इतना लॉन्ग वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लॉन्ग। क्लियर है, ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है बच्चों। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन 1 मार्क्स के लिए हमेशा यूजफुल होती है। इट इज बिकॉज ऑफ मेलायबिलिटी एंड डक्टिलिटी
दैट मेटल्स कैन बी गिवन डिफरेंट शेप एंड अकॉर्डिंग टू अवर नीड। इसीलिए अलग अलग हमारी ज़रूरत के हिसाब से मेटल को शेप दिया जाता है। आपने देखा होगा आपके घर में कितने टाइप के बर्तन होते हैं, है ना, पेन्स होते हैं, तवे होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लॉन्ग, ब्रॉड, फ्लैट, कर्व, बहुत टाइप के होते हैं। ये सब प्रॉपर्टी इनकी किसकी है? मेटल्स की। मेलाइबिलिटी, डक्टिलिटी की वजह से हम लोग बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। कैन यू नेम सम मेटल दैट आर यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल। आपने घर में कुकिंग वेसल के लिए देखे होंगे, ठीक है ना। ज़्यादातर स्टील होता है, आयरन की भी चीज़ें बनती हैं, कॉपर की बनती हैं। डू यू नो वाई दीज मेटल्स आर यूज फॉर मेकिंग वेसल। क्या आपने कभी सोचा है घर के अंदर कुकिंग के वेसल मेटल के ही क्यों बनते हैं? ठीक है, इसके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी आपको समझना होगी बच्चों। मैं आपको डायग्राम समझा दूं पहले। एक स्टैंड के अंदर हमने क्या करा है, एक आयरन की रॉड या किसी मेटल की रॉड ली है, किसी की मेटल का वायर लिया है। यहाँ पर हमने थोड़े से वैक्स लगा दिए। वैक्स मतलब मोमबत्ती वाला। हम इस बर्नर की हेल्प से मेटल के एक कॉर्नर को यहाँ से बर्न करेंगे। यहाँ से बर्न करना मतलब हीट करेंगे। बर्न तो नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, बस गर्मी प्रोवाइड करेंगे, हीट देंगे। तो क्या होता है देखिए। टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, क्लैम्प दिस वायर ऑन स्टैंड। इसको जमाइए स्टैंड में जिस तरह मैंने समझाया। फिक्स अ पिन टू फ्री एंड ऑफ द वायर यूजिंग वैक्स, मतलब दूसरे एंड पर कुछ पिन्स लगा लीजिए, है ना। वैक्स पहले लगाइए, वैक्स के अंदर पिन आ जाएंगी। हीट द वायर विथ स्प्रिंट लैम्प, कैंडल और बर्नर नियर द प्लेस वेयर इट इज क्लैम्प, मतलब जहाँ पर ये क्लैम्प किया हुआ है बच्चों, जहाँ पर हमने क्लैम्पिंग की है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हीट कीजिए। तो आप क्या देखोगे? तो हम ये देखेंगे बच्चों कि जैसे जैसे हम इसको हीट करते हैं तो ये हीट आगे ट्रांसफ़र होती जाती है और वैक्स में से ऐसे पिन गिरती जाती हैं। पहले इधर से पिन गिरेगी, फिर आगे वाली, फिर आगे वाली, से सारी पिन गिरती जाती हैं। इससे क्या समझोगे? इससे हम ये समझते हैं कि किसी मेटल के अगर एक कॉर्नर को हम हीट करते हैं तो वो हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है पूरे मेटल में, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर पहुँच जाती है। मतलब ये हीट को आगे बढ़ाते हैं, मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं, हीट को आगे लेकर जाते हैं। देन दीज आर द कंडक्टर ऑफ हीट। सो द अबव एक्टिविटी शोज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और पिघलते भी नहीं हैं। आपने देखा होगा, आपने घर में सर्दियों में आपके घर में कोकोनट ऑयल होता है, घी होते हैं बच्चों, वो ऐसे जम जाते हैं, सॉलिड हो जाते हैं, फिर हम उनको पिघलाते हैं। वो जल्दी क्यों पिघल जाते हैं? कि उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत वीक होते हैं, कम होते हैं, है ना, जल्दी से गर्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी फ्राइंग पैन को, जो घर में खाना बनाने के लिए फ्राइंग पैन होते हैं, वो गर्म होके पिघलते हैं क्या? नहीं, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, वो जल्दी से लिक्विड नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या होते हैं? जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, और उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। सिल्वर और कॉपर हीट के सबसे अच्छे कंडक्टर होते हैं बच्चों। फिर मैंने बताया आपको कि ये आपकी फिर से एक 1 मार्क की प्रॉपर्टी है। लेड एंड मर्क्यूरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ये थोड़े से अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं हीट के। नेक्स्ट है, क्या मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? डू मेटल्स ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? जैसे हीट इसके अंदर से पास हुई, क्या मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी भी पास होगी? चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी और दे दी उन्होंने बच्चों। छोटा सा सेटअप समझाता हूँ आपको। एक बैटरी का एक एंड बल्ब से जुड़ा है, बैटरी का दूसरे एंड में हमने 2 क्लिप लगा दी इस तरफ। ये क्लिप्स को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो सर्किट पूरा हो जाएगा और ये बल्ब जलने लग जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्लिप्स के बीच में हम लोग कुछ मेटल के वायर रखेंगे या मेटल के पीसेस रखेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में आयरन को रख सकते हैं, कॉपर को रख सकते हैं, जो भी मेटल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उन सबको यहाँ पर रख कर देखेंगे कि कब ये बल्ब ग्लो करेगा। अगर यहाँ से कोई कॉपर या आयरन या किसी चीज़ का वायर लगाया आपने और अगर ये बल्ब ग्लो कर गया, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है, मतलब कॉपर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर चली गई है। इसका मीनिंग यही होता है।
और जिस टाइम पर बल्ब जलेगा वो मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा बच्चों। क्या होगा? कंडक्टर। ये सब कुछ ऐसा ही लिखा है इसमें, और कुछ नहीं लिखा है, पढ़ लीजिए। यू मस्ट हैव सीन दैट द वायर दैट कैरी करेंट इन योर होम्स हैव अ कोटिंग ऑफ पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलिए ये मैं एक मिनट बाद बताऊंगा। हाँ, तो इसके ऑब्जर्वेशन क्या थे बच्चों? अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो देखोगे कि मोस्ट ऑफ द मेटल, बहुत सारे मेटल्स ऐसे होते हैं, मतलब मोस्ट ऑफ अबाउट 90% मेटल ऐसे हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो ही जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, मतलब ये मान के चलिए कि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। यू मस्ट हैव सीन दैट वायर that carry current in your homes having a coating of PVC polyvinyl chloride। मतलब हमारे घरों में जो वायर आते हैं बच्चों, आपने देखा ही होगा, इनके ऊपर एक कोई मटेरियल की कोटिंग होती है। देखिए मेरे पास एक चार्जर रखा हुआ है, मैं उसके वायरिंग को दिखाता हूँ आपको, है ना। इस प्रकार की कोटिंग हर वायर में होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये हमको शॉक से बचाती है। हम लोग करंट जिस वायर में चल रहा है उसको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि करंट लग जाता है, हमें झटका लगता है ना। लेकिन ये जो पीवीसी कोटिंग होती है, पॉलीविनाइल कोटिंग, ये हमको उससे बचाती है। अगर हम वायर को पकड़ भी लें पीवीसी के ऊपर से तो कुछ नहीं होता है। या फिर कोई रबर जैसा मटेरियल, है ना। ये क्यों यूज़ करते हैं? जितने भी घर में आपके गैजेट्स होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, सब में कोई ना कोई हैंडल होता है। आपने आयरन या प्रेस चलाई होगी, प्लास्टिक का या पीवीसी का हैंडल होता है। ठीक है, हर चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको शॉक से बचाने के लिए या तो पीवीसी हैंडल होता है या कोई रबर का हैंडल लगा होता है बच्चों। देन वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कोटेड विथ सच अ सब्सटेंस? क्यों? क्योंकि ये जो पीवीसी है बच्चों, ये एक नॉन मेटल तो है ही, साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है, जिससे कि हमारे हाथ तक वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं आने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट नहीं करता है। कंडक्टर का मतलब होता है जो अपने से ले और आगे दे दे। मैंने वायर को यहाँ जोड़ा, ऐसे एक वायर जोड़ दिया यूँ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी वायर में आई। अब अगर ये कंडक्टर है तो ही तो ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेगा। अगर ये कंडक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? वो आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, सर्किट पूरा नहीं होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ऐसा है। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसको कहते हैं सोनेरिटी, मतलब अगर हम किसी मेटल को स्ट्राइक करें किसी हार्ड सरफेस से, है ना, तो वो एक साउंड प्रोड्यूस करती है, रिंगिंग साउंड, जैसे कि बेल हमारे स्कूल में घंटियों में बजती है। तो द मेटल दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस, जब वो किसी हार्ड सरफेस से टकराता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सोनोरस या सोनोरिटी। तो बच्चों एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देख ही लेते हैं। ये मेरे पास एक पेंसिल है, इसको हमने आवाज़ की तो ये इस मेटल पर साउंड क्रिएट कर रही है। ठीक है, फिर से देखिएगा आप लोग। इसके अलावा एक बड़े से ऑब्जेक्ट से हम स्ट्राइक करते हैं। ये आयरन की बेंच है तो ये सोनोरिटी शो कर रहा है आयरन। ठीक है, यही इनकी प्रॉपर्टी होती है जिसको कहा जाता है सोनोरिटी, मतलब किसी हार्ड सरफेस से टकराने पर वो साउंड क्रिएट करते हैं, रिंगिंग साउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट? देन नेक्स्ट इज नॉन मेटल बच्चों। अब मेटल के अपोजिट देखिए बच्चों, नाम से समझ में आता है नॉन, मतलब जो मेटल नहीं है, मतलब जो मेटल नहीं होंगे उनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, मतलब ना तो वो अच्छे कंडक्टर होंगे हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही वो मेलायबल होंगे, ना ही वो डक्टाइल होंगे। ठीक है, सोनेरिटी, हार्ड नहीं होंगे, ये सब प्रॉपर्टी उनमें नहीं होंगी। तो इन द प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न दैट देयर आर वेरी फ्यू नॉन मेटल्स, बहुत कम नॉन मेटल है एज कंपेयर टू मेटल्स। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और भी हैं एक्सेट्रा लिखा है तो फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसियस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज़ अ लिक्विड, मतलब ज़्यादातर नॉन मेटल कैसे होते हैं? सॉलिड होंगे या गैस। सॉलिड भी बच्चों बहुत कम है, मैक्सिमम तो गैसेस हैं, कुछ सॉलिड है। और ब्रोमीन एक एकलौता ऐसा मेटल, नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में आता है। इसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आया है।
1 मार्क में पूछते हैं नेम अ लिक्विड नॉन मेटल, तो इसका आंसर है ब्रोमीन। डू नॉन मेटल्स ऑल्सो हैव फिजिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ मेटल? नहीं बच्चों, इनके अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। कुछ एलिमेंट भले ही कर दें, बाकी सारे एलिमेंट ये प्रॉपर्टीज शो नहीं करते हैं। कलेक्ट सम सैंपल ऑफ कार्बन, कोल या ग्रेफाइट, सल्फर एंड आयोडीन, कैरी आउट द एक्टिविटी। जो एक्टिविटी हम अभी तक करके हैं उन सबको करके देखिए और आपके ऑब्जर्वेशन इस टेबल में लिख लीजिएगा। You must have concluded that we cannot group element according to their physical property alone। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल भी हैं जो शायद हार्ड हों, है ना, जैसे कि डायमंड। कार्बन का एक फॉर्म होता है, वो कैसा होता है, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो एक नॉन मेटल होता है, लेकिन सारे नहीं होते बच्चों, ठीक है। यानी सारी प्रॉपर्टीज सेम नहीं होती हैं। ज़्यादातर सरफेस कैसी होती हैं, नॉन मेटल की डल होती हैं, चमकदार नहीं होते, लेकिन कुछ चमकदार भी होते हैं जैसे कि आयोडीन, ठीक है। हीट इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते हैं, बट एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है जो कि नॉन मेटल है, ठीक है। तो वैसे तो देखा जाए तो नॉन मेटल के पास वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं जो मेटल के पास होती हैं, बट कुछ एलिमेंट ऐसे एक्सेप्शन हैं जो ये सारे प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं, तो इसके आगे हम ये देखेंगे कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो मेटल नॉन मेटल को अलग करती हैं, दैट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों को दिखाता हूँ आपको। सो क्लास, बहुत सारे एक्सेप्शन है, देख लेते हैं। ऑल मेटल एक्सेप्ट मर्क्यूरी एग्जिस्ट एज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सारे मेटल सॉलिड होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन हो गया। इन एक्टिविटी 3.5 यू हैव ऑब्जर्व दैट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हमने देखा था कि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ओके। बट बच्चों, गैलियम एंड सीजियम आर द टू मेटल्स विच हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। उनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। दीज टू मेटल विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम। अगर आपने अपनी हथेली में भी इनको ले लिया तो ये पिघल जाएंगे, यानी ये कुछ एक्सेप्शन है बच्चों। आयोडीन इज नॉन मेटल बट इट इज लस्चरस। मैंने भी बताया था कि आयोडीन चमकदार होता है, लस्चरस है, फिर भी वो एक नॉन मेटल है। कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स में रहता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन एलोट्रॉप, और हर एक फॉर्म को हम एक एलोट्रॉप कहते हैं, जैसे कि डायमंड एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। डायमंड क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है। बच्चों, एलोट्रॉप का मतलब होता है एक ही चीज़ के अलग अलग रूप, एक ही चीज़ के अलग अलग रूप। डायमंड में भी कार्बन होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट सुना होगा आपने, दोनों कार्बन के बने होते हैं लेकिन प्रॉपर्टीज में बिल्कुल अलग हैं, ठीक है। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अर्थ के अंदर से मिलने वाला सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस डायमंड होता है, ठीक है। एंड हैविंग वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, और बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जबकि वो एक नॉन मेटल है। ग्रेफाइट अनादर एलोट्रॉप। ग्रेफाइट भी उसी मटेरियल से बना है, कार्बन से, जिससे डायमंड बनता है, बट उसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ठीक है। इट इज़ अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। छोटी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है डायमंड और कार्बन के बारे में, 8th या 7th में, आई थिंक, मुझे याद है, ठीक है। एल्कली मेटल्स लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम बहुत ही सॉफ्ट होते हैं कि इनको एक चाकू से काट लिया जाता है, जैसे आप वेजिटेबल कट करते हो घर में। दे हैव लो डेंसिटी। इनकी डेंसिटीज लो होती हैं और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होते हैं बच्चों। तो हमने क्या देखा कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी से आप नहीं समझ सकते कौन मेटल है कौन नॉन मेटल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। सो
वी कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम इनको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऑल राइट क्लास। सो क्लास अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन। सो स्टूडेंट चलिए, टेक अ मैग्नीशियम रिबन एंड सम सल्फर पाउडर, बर्न द मैग्नीशियम रिबन एंड कलेक्ट द एशेस फॉर्म्ड एंड डिजोल्व देम इन वाटर। मतलब मैग्नीशियम रिबन हमने लेसन 1 में ही बर्न किया हुआ है ना, हमने पढ़ रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो वो वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है, और वहाँ पर जो ऐश होती हैं वो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड होता है बच्चों। उन ऐशेस को हम अगर डिजोल्व करते हैं वाटर में, ठीक है, तो वो एक बेस बनाता है जो हमने पढ़ा लेसन 2 में, ठीक है, एसिड बेसिस सॉल्ट में। टेस्ट द रिजल्टेंट सॉल्यूशन विथ बोथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो ये एक बेसिस की फीलिंग देगा बच्चों की, ये कैसे नेचर का होता है, एक बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि पहले ही पढ़ा चुका हूं इसलिए मैं जरा शॉर्ट में बता रहा हूं। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स, है ना। जो सल्फर को जब आप बर्न करेंगे तो उसके ऊपर से कुछ गैसेस फ्यूम्स निकलेंगी बच्चों, उनको आप लोग कलेक्ट करें। एड सम वाटर टू द अबाउट टेस्ट ट्यूब एंड शेक, मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में आपने जो गैसेस को लिया है उनको पानी डालकर थोड़ा सा शेक करें, ठीक है। टेस्ट दिस सॉल्यूशन विथ ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, आप इनको ब्लू या रेड लिटमस पेपर के साथ देखोगे तो ये पाओगे कि जो उसका नेचर एसिडिक होता है बच्चों। तो यहाँ से क्या समझ में आता है, जनरली मोस्ट नॉन मेटल प्रोड्यूसेस एसिडिक ऑक्साइड, मतलब एसिड के जो मेटल के नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो उनका नेचर एसिड होता है। कब, व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब उनको पानी में डिजोल्व कर दे। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, जब उनको वाटर में मिलाते हैं तो वो एक बेस बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इस नेक्स्ट सेक्शन में हम वही पढ़ने जा रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए उससे पहले देख लीजिए क्या लिखा है। डैश इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मेटल के बारे में तो हमने क्या पढ़ा था, मर्क्यूरी। कैन बी इजीली कट विथ नाइफ, सोडियम। क्या लिखा है बच्चों, ये आईएस को गलती से इज को आईएस कर दिया, बुक प्रिंटिंग मिस्टेक है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर हीट का कौन है बच्चों, सिल्वर या कॉपर। इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, मैंने पीछे बताया भी था, लेड है ना, पीबी, पीछे मैं बता देता हूं आपको कहाँ बताया था, ये लेड और मर्क्यूरी आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सब यहीं में है बेटा, कहीं बाहर से नहीं आता है, सारे आंसर यहीं से मिलेंगे, लेसन्स को ध्यान से पढ़ो। मेलाइबिलिटी डक्टिलिटी की डेफिनेशन टिक करवा चुका हूँ पीछे में आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, या व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर, एयर में जब उनको जलाया जाता है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, बर्निंग या जलाना एक कैसी प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, ठीक है। हियर इज द एक्टिविटी फॉर यू, एक्टिविटी को आप पढ़ लेना बच्चों। हम देखते हैं क्या है कि जितने भी मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, मेटेलिक। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर 2Cu + O2 जिससे बनता है 2CuO, कॉपर ऑक्साइड कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। कैसे बना समझा देता हूं। 2Cu + O2 बच्चों क्लास 9th में लेसन 3 में हमको वैलेंसी सिखाई जाती है, अगर वो याद है तो आपके लिए सब कुछ आसान है। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है बच्चों, +2, ऑक्सीजन की -2, है ना। वैलेंसी सेम है, कैंसिल हो जाएंगे और फॉर्मूला बनेगा CuO। क्या बनेगा, CuO, जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड।
यहाँ पर कॉपर की वैलेंसी 2 है, इसलिए यहाँ पर लिखा है कॉपर 2 ऑक्साइड, ये उसकी वैलेंसी बताता है या ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। तो कॉपर, बात ये है कि मेटल कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसने बनाया मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इसका नाम है ना। हमने यही पढ़ा कि मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है। इसी टाइप से एल्यूमिनियम 4Al + 3Au2 रिएक्शन करके 2Al2O3 बनाते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये कैसे बना देख लेते हैं बच्चों। ये जो नंबर लिखे ये तो सब आ जाएंगे, हमको मेन चीज़ पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कैसे बना। नंबरिंग बहुत आसान है, बैलेंस कर लोगे आप, लेकिन ये फॉर्मूला बैलेंस करने से नहीं आता, इसके लिए आपको वैलेंसीज पता होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करते हैं बच्चों तो क्या होता है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, ऑक्सीजन की होती है -2। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। ये 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, अब वैलेंसी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, Al2O3, ये होता है इसका फॉर्मूला, ये याद रखिएगा। ये याद रखने के लिए चीज़ होती है, बाकी नंबरिंग तो आसान है। वही फॉर्मूला है बच्चों, Al2O3, ठीक है। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कैसे रिएक्शन करता था बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन। क्योंकि जनरली मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, बेस होते हैं। वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, ठीक है, बट कुछ ऐसे भी होते हैं, ये यहाँ से टिक कर रहा हूँ, टिक कर देना। बट सम मेटल ऑक्साइड्स सच एस एल्यूमिनियम एंड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। जो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रकार का बिहेवियर शो करते हैं, इस टाइप के मेटल को बच्चों क्या कहते हैं, सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विथ बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर आर नोन एज एम्फोटेरिक। इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल ये दोनों हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ठीक है क्लास, 1 मिनट, ये मैं बाद में बताऊंगा, उससे पहले ये देख लो, थोड़ा सा पार्ट छूट गया। ब्लैक कलर याद रखिएगा, कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। ये प्रॉपर्टीज बहुत बार काम आती है, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, ठीक है। क्लियर है क्लास। अब ये एम्फोटेरिक होते हैं, तो हम इसको बता भी दें कैसे होते हैं। भाई ये एल्यूमिनियम है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा। आपको याद होगा, मैंने पहले भी समझाया है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करता है। यहाँ से हाइड्रोजन को कौन रिप्लेस करेगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा AlCl3। चलिए फिर से फॉर्मूला बताता हूँ, AlCl3 ही क्यों बना, AlCl2 क्यों नहीं बना। तो फिर चलो वैलेंसी के ऊपर, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, क्लोरीन की होती है -1, क्रॉस मेथड, एल्यूमिनियम का मल्टीप्लाई 1 से तो Al, Cl का 3 से तो Cl3, इसीलिए इसका फॉर्मूला AlCl3 बनता है बच्चों, ठीक है। तो इसने रिएक्शन करा, ये बना आपका सॉल्ट, साथ ही बना वाटर। फॉर्मूला होता है बेस प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस वाटर। एसिड के साथ उसने बनाया सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये एक बेस है, ये बेस भी था, लेकिन ये बेस होने के साथ साथ एसिड भी है। ये दोनों प्रकार का व्यवहार शो करता है, एसिड और बेस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, बेस के साथ। एसिड और बेस मिलके फिर से सॉल्ट NaLO2, साथ ही बनाया वाटर। तो ये दोनों प्रकार की बिहेवियर बच्चों शो करता है ये पार्ट। मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बट सम ऑफ दिस डिजोल्व इन वाटर, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होके बेसेस बनाते हैं बच्चों। क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, और उनको कहा जाता है एल्कलीज। क्या नाम देते हैं इनको, एल्कलीज। तो आप पूछेंगे एल्कलीज क्या होते हैं, तो एल्कलीज आर द वाटर डिजोल्वेबल बेस, मतलब या वाटर में डिजोल्व होने वाले मेटल के ऑक्साइड। ऐसे मेटल के ऑक्साइड जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, हम उनको कहते हैं एल्कलीज।
फॉर एग्जाम्पल सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम, सोडियम का ऑक्साइड और पोटेशियम का ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है बच्चों तो यहाँ पर बनाता है NaOH जो एक बेस है, KOH जो भी एक बेस है, ठीक है। Na2O सोडियम ऑक्साइड H2O वाटर के साथ रिएक्शन करके NaOH बना रहा है। उसी टाइप से K2O पोटेशियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करके KOH बना रहा है। ये दोनों बेसिस होते हैं, ठीक है। इनको एक स्पेशल नेम देते हैं एल्कलीज। क्लियर क्लास? चलिए नेक्स्ट पेज। सो क्लास, तो हमने क्या देखा? वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सारे मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं एट द सेम रेट, एक ही रेट में रिएक्शन सब एलिमेंट नहीं करते हैं। कोई सम रिएक्टिंग वेरी फास्ट, कुछ जल्दी कर लेते हैं, कोई देर से करते हैं, ठीक है। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो वाइगरसली, मतलब बहुत जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, दैट दे कैच फायर, और उनमें आग लगने लग जाती बच्चों। इफ़ केप्ट इन ओपन, अगर उनको ओपन या खुले में रखा जाए, किसको? सोडियम एंड पोटेशियम को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं बच्चों। देयरफॉर दे आर केप्ट हैंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, आग से बचने के लिए हम क्या करते हैं? उनको इमर्स्ड यानी डुबो के रखते हैं, इमर्स्ड यानी डुबो के रखते हैं केरोसिन ऑयल में। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड आर कवर्ड विथ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, मतलब बच्चों अगर किसी मेटल के मटेरियल को हमने खुला छोड़ दिया, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक को या लेड को, तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल की सरफेस पर एक कोटिंग चढ़ जाती है, जिसको मेटल ऑक्साइड या रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। वो मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे कि आपने घरों में आयरन, लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ देखा ही होगा, वो भी क्या होता है? एक मेटल का ऑक्साइड होता है, लेकिन ये बेनिफिशियल भी होता है बच्चों। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड, ये ऑक्साइड क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन, मतलब अब जैसे मान लो ये बुक के ऊपर ऐसे लेयर जम गई, तो इस बुक के नीचे जो मटेरियल है बच्चों उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ना ही जंग लगती है, ना ही कोई ऑक्साइड की लेयर बनती है, मतलब ये बाकी पार्ट को बचाता है। इसलिए ये ऑक्साइड कैसा होता है? प्रोटेक्टिव। कैसा ऑक्साइड हो गया बच्चों? ये एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड हो जाते हैं। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन को जब आप गर्म करते हो तो हीट नहीं करता है, बट आयरन फिलिंग्स, आयरन की जो फिलिंग्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े या फिलिंग्स यानी पाउडर्ड फॉर्म कह सकते हो बच्चों, बर्न वाइगरसली व्हेन स्प्रिंगल्ड इन द फ्लेम ऑफ बर्नर, अगर उनको बर्नर की फ्लेम में छोटे छोटे टुकड़े करके डालें या पाउडर फॉर्म में, तो बर्न हो जाता है बहुत जल्दी से। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विथ अ ब्लैक कलर लेयर ऑफ कॉपर, लेकिन अगर हम मेटल को गर्म करें, हॉट करें, तो उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसको कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। पीछे भी समझाया था मैंने कि ब्लैक कलर का ऑक्साइड किसका होता है? कॉपर का, ठीक है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर, सिल्वर गोल्ड बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। इसका मतलब सिल्वर और गोल्ड के ऊपर कोई भी ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ती है बच्चों। इसीलिए सिल्वर गोल्ड को मैंने क्या बताया था कि ऑर्नामेंट या ज्वेलरी में यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही दिखाई देंगे, इनके ऊपर कोई ऑक्सीजन की या ऑक्साइड की लेयर नहीं आती है। एनोडाइजिंग, क्या होता है एनोडाइजिंग बच्चों? एनोडाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, मतलब एल्यूमिनियम की एक मोटी सी लेयर बनाना या चढ़ाना किसी दूसरे मटेरियल पर, वो होता है एनोडाइजिंग। एल्यूमिनियम डेवलप अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, मतलब हम एल्यूमिनियम को एयर में खुला छोड़ दें तो उसके ऊपर क्या होगा? ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाएगी बच्चों, एक लेयर आ जाएगी ऑक्साइड की,
ये सब ये समझो इस टाइप से कि ये पेंसिल के ऊपर हमने ये कलर के लेयर चढ़ाई है ना, वैसे ही। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर करोजन, और ये जो ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है ये आगे होने वाले करोजन को या ऑक्सीडेशन को रोक देती है। आगे इसके अंदर फिर ऑक्साइड की लेयर नीचे नहीं बनती है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। अगर हम इस ऑक्साइड की लेयर को और मोटा बना दें, थिक बना दें, तो और अच्छा काम हो सकता है। तो ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, किसी एल्यूमिनियम के आर्टिकल को लिया जाता है, एंड इट्स मेड द एनोड, उसको एनोड बनाया जाता है। एनोड क्या होता है बच्चों? जब हम किसी बैटरी के साथ अगर किसी मटेरियल को पॉजिटिव साइड से जोड़ते हैं तो वो एनोड बन जाता है। क्या बन जाता है? एनोड। सेल में इनमें यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, और उसके अंदर एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज़ करते हैं। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की गैस है वो एनोड पर निकलती है और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करती है, और उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, प्रोटेक्टिव लेयर ऑक्साइड की बन जाती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजीली, उसको सुखाया जा सकता है, टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एन अट्रैक्टिव फिनिश, जिससे एल्यूमिनियम के आर्टिकल बहुत चमकदार और अच्छे भी दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो एल्यूमिनियम के ऊपर एक मोटी सी थिक लेयर जमाना है ना, वो होता है एनोडाइजिंग ऑफ एल्यूमिनियम। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा इसको पढ़ के। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9 यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ सैंपल ऑफ मेटल। मतलब सोडियम जो है सारे मेटल में बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस वाइगरसली, मतलब मैग्नीशियम उतना जल्दी रिएक्शन नहीं करता है जितना हमारा सोडियम करता है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर और लेड, है ना। मतलब सिर्फ एक ही रिएक्शन नहीं है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बाकी दूसरे मटेरियल के साथ भी रिएक्शन हम देखेंगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। बच्चों एक्टिविटी को आप थोड़ा सा रीड कीजिएगा। मैं आपको मेटल्स की रिएक्शन बताता हूँ किसके साथ? वाटर के साथ। इस सेक्शन में से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो क्लास, मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, मेटल जनरली वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं एंड प्रोड्यूसेस अ मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस रिलीजेस, और इसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। बच्चों ये बहुत ज़रूरी चीज़ याद रखिएगा कि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन जो मेटल का ऑक्साइड बनता है बच्चों, वो फिर से वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बना लेता है। लेकिन नॉट ऑल, कुछ मेटल के ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं। ठीक है, तो जनरली मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस निकल गई। लेकिन कुछ मेटल के ऑक्साइड जो वाटर बनते हैं रिएक्शन में, वो वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल का हाइड्रोक्साइड भी बना लेते हैं। लेकिन नॉट ऑल, सम, जैसे कि हमने पीछे देखा था सोडियम और पोटेशियम के जो थे, वो मेटल के ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्कलीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एल्कलीज। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विथ वाटर। ये जो पोटेशियम और सोडियम है ये वाटर के साथ बहुत वायलेंट रिएक्शन करते हैं बच्चों, विथ कोल्ड वाटर, ये याद रखिएगा। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है, बहुत सारी हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें से हीट निकलती है। दैट द इवॉल्व हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन गैस निकलती है ना यहाँ पर, वो हाइड्रोजन गैस उस एक्सोथर्मिक हीट की वजह से गर्म होकर बर्न हो जाती है, जलने लग जाती है, एंड इमीजिएटली कैच फायर, और उसमें आग लग जाती है। ओके, सो रिएक्शन देख लो, 2K + 2H2O, रिएक्शन में क्या होगा?
मेटल का हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो पहले मेटल का ऑक्साइड बनाते हैं और फिर वाटर के साथ और रिएक्शन करके उसका हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो ये पूरी रिएक्शन है, पोटेशियम प्लस वाटर एंड प्रोड्यूसेस KOH। KOH हमारा हाइड्रोक्साइड है, साथ ही हाइड्रोजन गैस हमेशा बनेगी बच्चों, और हीट एनर्जी रिलीज होती है। ये जो हीट एनर्जी निकलती है वो हाइड्रोजन को बर्न कर देती है। किसके केस में? ओनली पोटेशियम और सोडियम के केस में। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वॉयलेंट, इसकी इतनी वॉयलेंट नहीं होती है। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशियंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, इतनी ज़्यादा हीट नहीं निकलती है कि हाइड्रोजन बर्न हो जाए। तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा 2H2O वाटर के साथ तो बनाएगा CaOH होल ट्वाइस, जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक प्रकार का बेस। साथ ही हाइड्रोजन गैस निकलती है। इस रिएक्शन को मैं आपको समझा देता हूँ। पहले ये समझिए बच्चों कि Ca और OH2 ही क्यों बना। इसका रीज़न मैं पहले ही समझा चुका हूँ, फिर एक बार समझा दूँ। कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2, OH को कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, इसकी वैलेंसी होती है -1। रिएक्शन होती है तो Ca जाता है 1 और OH के साथ 2। दो मटेरियल है इसलिए ब्रैकेट लगाकर 2, CaOH होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं। रिएक्शन कैसे होती है दोनों में समझो, 2Ca प्लस 2H2O। रिएक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा आप अंदर चलें। वाटर के अंदर दो प्रकार के आयन होते हैं बच्चों, क्योंकि एक कंपाउंड है, एक होता है H+, एक होता है OH-। अगर यहाँ 2 लगा इसका मतलब आपके पास H भी कितने हैं? 2 H हैं, और OH भी कितने हैं? 2। तो ये दोनों OH जो हैं, यहाँ पर Ca एक ही ले लो, कैल्शियम का एक ही एलिमेंट मेटल लो, तो ये दोनों OH देखो, एक Ca के साथ कितने OH रिएक्शन करते हैं? 2। तो ये जो दोनों OH है बच्चों, ये इसके साथ रिएक्शन करके बना लेंगे CaOH होल ट्वाइस, और ये 2 H जो बचते हैं ये H2 बन के हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाते हैं। क्लियर है? रिएक्शन तो पूरी लिखी हुई है बुक में, सिर्फ समझ लो यहाँ से कैसे समझा रहे हैं। क्लियर क्लास? ये हाइड्रोजन गैस निकल गई। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ मेटल। मतलब इस रिएक्शन में जब रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस जो बनती है वो कैल्शियम के चारों ओर एक गोला सा बना लेती है, स्फीयर सा, जिससे कि कैल्शियम ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, तैरने लग जाता है जब उसको पानी में डालते हैं तो। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर। अब ध्यान रखना बच्चों, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर। रिएक्शन उसकी भी ऐसी बनेगी, बस यहाँ Mg लगा दो, सेम रिएक्शन है। Mg प्लस 2H2O से बनेगा MgOH होल ट्वाइस और H2। ऐसा क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम की वैलेंसी सेम है, 2 है, इसलिए। अगर मैं आपको लिखवाऊं मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ तो नो चेंज, सेम रिएक्शन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, जो ऊपर आपने देखी सेम रिएक्शन है, बस सिर्फ Ca की जगह Mg। रीज़न एक ही है कि इसकी वैलेंसी Ca की 2 है ना, वैसे ही मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 होती है, इसलिए उसी के साथ भी सेम फॉर्मूला बनता है MgOH होल ट्वाइस। क्लियर क्लास? चलिए, तो मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करने लग जाता है ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बबल इसके चारों ओर बन जाते हैं। मेटल लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विथ आइदर कोल्ड और हॉट वाटर। ना तो ये कोल्ड या ठंडे पानी ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन करते हैं, तो फिर क्या होता है? दे रिएक्ट विथ स्टीम, मतलब वाटर का जो वेपर वाला फॉर्म होता है, गैस वाला फॉर्म, उसके साथ रिएक्शन करते हैं, स्टीम के साथ, टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। उसके साथ ये हाइड्रोक्साइड नहीं बनाते बच्चे, जैसे मैंने आपको बताया था दैट मेटल प्लस वाटर से पहले मेटल ऑक्साइड ही बनता है। कुछ एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो फिर से वो उसके साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, लेकिन ये वो एलिमेंट नहीं है। ये सिर्फ क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे और हाइड्रोजन रिलीज करेंगे। Fe ऑक्साइड बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ये रिएक्शन इजी है, समझा चुका हूँ बहुत बार।
मेटल सच एस लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ये वाटर से कभी रिएक्शन नहीं करते हैं बच्चों, याद रखिएगा। लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसका रीजन अभी थोड़ी देर बाद आपको समझ में आ जाएगा क्यों। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। चलिए बच्चों ये भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला पीछे दिया है। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड, मतलब ऐसा एसिड जिसके अंदर थोड़ा पानी भी मिला हो या ज़्यादा पानी मिला हो। तो मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड से बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक्टिविटी आप लोग पढ़ लेना, मैं आपको यहाँ से समझा दूँ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन की डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन देखते हैं बच्चों क्या होती है। चलिए अपन लिख लेते हैं। सो बच्चों मैं ये रिएक्शन आपको बता दूं। देखिए, मैग्नीशियम प्लस HCl, मेटल प्लस एसिड रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएगा जिसको कहते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। साथ ही H2 गैस रिलीज होगी। रिएक्शन इज नॉट बैलेंस्ड, रिएक्शन बैलेंस नहीं है। चलो बैलेंस कर लेते हैं। Mg1 बिल्कुल सही है। Cl2 चाहिए, यहाँ 2 लगा दो। अब देखो बैलेंस हो गया क्या, 2Cl H2 बैलेंस हो गई बिल्कुल। उसी टाइप से Al भी Cl के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों। एल्यूमिनियम भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और एल्यूमिनियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके बना लेगा AlCl3। ये क्यों बनाता है ये मैं समझा चुका हूँ, वैलेंसीज की वजह से। साथ ही हाइड्रोजन रिलीज होगी तो H2 निकला है। यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा, है ना। 2Al और 6HCl, 2AlCl3 बता चुका हूँ बच्चों। इसी टाइप से 2 आपको करना है बच्चों, ये 2 रिएक्शन आप करेंगे, है ना। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूले क्या बनेंगे वैलेंसी के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। क्लियर है क्लास। तो हमने क्या देखा, इनके साथ भी सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सो क्लास, व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड जनरली हाइड्रोजन गैस रिलीजेस एंड सॉल्ट का फॉर्म होता है। बट हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। बच्चों नाइट्रिक एसिड नाम सुना होगा, एक एसिड होता है, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। मैं बता दूं यहाँ कहीं लिखा नहीं है पर फॉर्मूला याद होना चाहिए। HNO3 उसका फॉर्मूला होता है, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। ये जब रिएक्शन करता है मेटल के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। इसका रीज़न है, इसके रीजनिंग क्वेश्चन बन सकता है बच्चों इस पर, क्यों ऐसा होता है। बिकॉज HNO3 नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको, ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। इट ऑक्सीडाइजेस H2, वो H2 को ऑक्सीजन देकर वाटर बना देता है, ठीक है। H2 को ऑक्सीडाइज करता है एंड प्रोड्यूस्ड वाटर एंड इटसेल्फ अपने आप को क्या करा लेता है, रिड्यूस हो जाता है। वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और उसके साथ ही बनते हैं कुछ ऑक्साइड, N2O, NO, NO2, ठीक है। इसीलिए ये रीजन आप समझ लेना बच्चों, 1 या 2 मार्क्स में आ सकता है आपके लिए। फिर बट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट विथ वेरी डाइल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस। लेकिन मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज 2 ऐसे मेटल है जो इसके साथ रिएक्ट करके H2 गैस निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी बहुत डाइल्यूट के साथ, वेरी डाइल्यूट के साथ, ठीक है, ठीक है। तो मैग्नीशियम और मैग्नीज कर सकते हैं बहुत डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन बबल्स वाज फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मतलब रिएक्शन जो है वाटर के साथ वो हर एक एलिमेंट की अलग अलग है, ठीक है। द रिएक्शन वॉज ऑल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ जब रिएक्शन हुई तो बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी वहाँ से। सो द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, मतलब रिएक्टिविटी मैग्नीशियम ज़्यादा जल्दी रिएक्शन करता है, अच्छी रिएक्शन करता है, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे थोड़ा लेस जिंक और सबसे वीक Fe करता है। इन केस ऑफ कॉपर
नो बबल वर सीन एंड टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन अनचेंज, मतलब कोई रिएक्शन नहीं होती है कॉपर के साथ HCl की, कोई रिएक्शन नहीं होती बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। तो एक्वा रीजिया, जिसका लैटिन नेम है रॉयल वाटर, इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखना है इसको। तो इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, मतलब कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को अगर हम 3:1 में लें, मतलब 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड, तो एक न्यू थिंग बनती है जिसको नाम दिया जाता है एक्वा रीजिया, जिसका नाम होता है रॉयल वाटर। इट कैन डिजोल्व गोल्ड इवन दो नाइदर ऑफ दीज एसिड कैन डू अलोन, मतलब वो गोल्ड जैसे मेटल को भी अपने अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, जो कि दोनों एसिड अकेले अकेले नहीं कर सकते। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकेले भी नहीं कर सकता, ना ही नाइट्रिक एसिड कर सकता, लेकिन जब उनको इस रेशियो में मिलाते हैं तो वो ऐसा कर लेते हैं। इसको नाम दिया गया एक्वा। हाईली करोजिव, बहुत करोजिव होता है, नुकसानदायक होता है। फ्यूमिंग लिक्विड, इसके अंदर से फ्यूम भी निकल सकती है। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये उन रिएजेंट में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। चलिए ये रिएक्शन हम लेसन फर्स्ट में करके आए हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको याद होगा कि एक मेटल दूसरे मेटल को रिप्लेस कर देता है। सो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल, मतलब जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बच्चों, जैसे हमने अभी यहाँ क्या देखा कि मैग्नीशियम की रिएक्शन बहुत जल्दी हुई एल्यूमिनियम से, मतलब ये हो सकता है कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी या रिएक्शन करने की पावर एल्यूमिनियम से ज़्यादा हो। ठीक है, सो रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस, वो डिस्प्लेस कर सकते हैं लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव मेटल्स को, किसमें से? सॉल्यूशन के अंदर से या मोल्टन फॉर्म में से। We have seen in the previous section that all metal are not equally reactive, सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, we checked the reactivity of various metal with oxygen के साथ देखा हमने, वाटर के साथ देखा, अलग अलग एसिड के साथ रिएक्शन करी, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ दीज रिएजेंट, मतलब सारे एलिमेंट ऐसे नहीं है जो इसके साथ रिएक्शन एक तरीके से करते हैं। सो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैंपल वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो हमने सारे मेटल को एक रिएक्टिविटी ऑर्डर में जमाया है। ठीक है, जनरली मेटल के बीच की रिएक्शन का एक फॉर्मूला है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल ए और जो लेस रिएक्टिव है उसका सॉल्यूशन या उसका सॉल्ट जो है, उन दोनों में रिएक्शन करोगे तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा, तो लेस रिएक्टिव मेटल अलग हो जाएगा और दूसरे वाले जो मोर रिएक्टिव है उसका सॉल्ट बन जाएगा। चलिए, तो रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जो हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, अब देखते हैं। तो बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, मतलब हमने मेटल्स को डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में जमाया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए ये क्यों बनाया है अभी बताता हूँ। कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ऊपर के मटेरियल ज़्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला उससे कम, इसका मतलब पोटेशियम ज़्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, कैल्शियम से ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, मतलब ऊपर वाले जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं अपने से नीचे वाले में। सिंपल सी बात है। अगर मैं पूछूं जिंक और आयरन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन है बच्चों, तो क्या बोलोगे कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। जो इस सीरीज में ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो थोड़ा सा कम रिएक्टिव है। तो मोस्ट रिएक्टिव में कौन आएगा? पोटेशियम, सोडियम। लीस्ट रिएक्टिव में गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, और इस पर बेस्ड ढेर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं बच्चों। मैं आपको पीछे कुछ क्वेश्चन समझाता हूँ। ये मैं टिक करवा चुका हूँ। केरोसिन को ऑयल में क्यों रखते हैं, रीज़न लिखवा दिया है मैंने, टिक करवा दिया है। आयरन की स्टीम के साथ रिएक्शन पीछे है, आपको मिल जाएगी। कैल्शियम और पोटेशियम की वाटर के साथ रिएक्शन भी मिल जाएगी बच्चों।
ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर 4 सैंपल है बच्चों, क्या है 4 सैंपल है। पहला देखिए, एक कोई मेटल है, जब वो आयरन सल्फेट से रिएक्शन करता है तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये है, मैंने भी क्या समझाया कि ये आयरन सल्फेट क्या है, एक सॉल्यूशन है। इसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ करवाई है और वो कोई रिएक्शन नहीं हो रही, मतलब वो जो मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, सॉरी जो मेटल यूज़ हो रहा है वो आयरन से कम रिएक्टिव है, इसीलिए तो आयरन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता तो वो आयरन के साथ रिएक्शन करके आयरन को हटा देता। ठीक है, चलिए, आयरन के साथ नो रिएक्शन, कॉपर के साथ हाँ कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है वो, मतलब वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है और आयरन से कम। चलो पीछे सीरीज में देखें, जो आयरन को नहीं हटा सकता, मतलब आयरन के नीचे वाले सब, लेड ये सब, लेकिन कॉपर को हटा सकता है, यानी कॉपर से ऊपर है, यानी आयरन और कॉपर के बीच में 2 मटेरियल है, लेड और हाइड्रोजन। जनरली लेड ही इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं, लेड और हाइड्रोजन दोनों ही इसका आंसर हो सकते हैं। अब अगर ये जिंक के साथ रिएक्शन करेगा तो बच्चों हमारे आंसर जो हैं वो आयरन या लेड है, सॉरी लेड या हाइड्रोजन। अब जिंक तो ऊपर आ सकता है, तो क्या ये दोनों जिंक के साथ रिएक्शन करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिएक्टिविटी में उससे नीचे है, तो वो जिंक के सल्फेट या जिंक के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं वो अपने से ऊपर वाले मेटल के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, और सिल्वर के साथ तो बच्चों सिल्वर के साथ कर लेंगे, क्योंकि सिल्वर उनसे नीचे आता है। जरा देखिए, लेड और हाइड्रोजन से सिल्वर नीचे है, मतलब सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है? लेड और हाइड्रोजन। तो ये दोनों इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे? यस, यहाँ पर लिखेंगे नो रिएक्शन और यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। आया बच्चों समझ में? ये होता है हमारा तरीका, इस टाइप से हम लोग समझते हैं। एक और बता दूं, फिर 2 आप कर लेना। बी, एक ऐसा एलिमेंट जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन को कौन कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो सब आयरन के ऊपर आते हैं। तो बच्चों आयरन से ऊपर कौन कौन आता है? जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम। ये कोई भी हो सकता है इनमें से, हमारा आंसर इनमें से कोई भी एक हो सकता है। अभी इसका पता नहीं है, हाँ इसका पता है ना, क्यों नहीं पता है? जब वो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है तो कॉपर को तो कर ही सकता है, क्योंकि कॉपर उसके नीचे ही आता है, आयरन के नीचे। तो कॉपर के साथ डिस्प्लेसमेंट होगा, यस होगा डिस्प्लेसमेंट। मैंने DIS लिखा छोटा सा। जिंक के साथ नो रिएक्शन, आयरन के साथ रिएक्शन है, ओके। एंड सिल्वर को भी वो डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि सिल्वर भी नीचे आता है बच्चों। सिल्वर भी कहाँ आता है? नीचे। जिंक के साथ नो रिएक्शन मतलब, इसका मतलब ये है भैया कि वो आयरन को कर सकता है, जिंक को नहीं कर सकता। आयरन के ऊपर कौन है? जिंक है। तो ये मटेरियल जिंक ही है जो अपने आप के साथ रिएक्शन थोड़ी करेगा, क्योंकि अगर ये होता तो वो जिंक को भी रिप्लेस कर देता, लेकिन जिंक के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा, मतलब वो खुद ही जिंक है जो आयरन को तो डिस्प्लेस कर सकता है लेकिन अपने आप को नहीं कर सकता है। ठीक है, अब ये देखो जिंक कॉपर को भी कर सकता है, सिल्वर को भी कर सकता है। क्लियर है? तो इस टाइप से बच्चों आपको क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब उन्होंने आपसे पूछा ABCD का आंसर दो। देखो A का तो मैंने बता दिया लेड, B का भी बता दिया जिंक, C और D आपके ऊपर है। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको देखना है। उसके बाद जो चारों आंसर आ जाए तो उनको रिएक्टिविटी ऑर्डर में जमा लेना पीछे से देखकर। तो क्लियर है क्लास? तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।